हेलो वेलकम एवरीबॉडी। बच्चों लेक्चर नंबर 6 में जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने ज़ेरोथ प्रॉपर्टीज बताई। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों इसकी एप्लीकेशन और के बेसिस पे कि किस तरह से हम लोग टेंपरेचर को मेजर कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे कई सारे थर्मोमीटर ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं कि कौन कौन से थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं, बट कुछ कुछ थर्मोमीटर के कुछ पॉइंट है जो आने वाले समय में क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, हमने थर्मोमीटर्स में कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर लिया, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर लिया, हमने अल्कोहल और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बोला, और जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं थर्मोकपल हमने बोला, थर्मिस्टर हमने बोला, ठीक है ना, और पायरोमीटर्स बोला। तो ये हमने कुछ बेसिक थर्मोमीटर्स की बात करी बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा हमारे पास थोड़े थोड़े पॉइंट जरूर लिखेगा, उसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उसके बाद हम बात जब करते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि टेंपरेचर एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, हमने ये थर्मोमीटर बनाए हैं अपने हिसाब से, स्केल बनाए हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल मैंने आपको शो किए। तो जैसे कि हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मैंने बोला बच्चों, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बोला। याद रखिए ये थर्मोमीटर जो है वो एक्सपेंशन थर्मोमीटर के अंदर ही आते हैं, इनको हम एक्सपेंशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जैसे हमने बोला, ठीक है। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? वेरी गुड। तो जैसे बच्चों हमने लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर बोला, ये बहुत कॉमन थर्मोमीटर है, आपके घरों में यूज होते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आपने अगर देखा तो इस तरह के सिंपल थर्मोमीटर है। याद रखिए आपको सारे थर्मोमीटर नहीं पढ़ने, जिसके लिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस वही थर्मोमीटर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सिंपल लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर आप अपने हाउस में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, नॉर्मल सभी घरों में होते हैं थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हो कि एक कैपिलरी ट्यूब सी होती है अंदर, ताकि हमें राइज दिख सके, और यहाँ स्केल होता है, ठीक है ना, यहाँ स्केल होता है। उस स्केल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं यहाँ टेंपरेचर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आता है बल्ब, तो यहाँ से जो है वो मरकरी आपका राइज कर जाता है, और उसकी लेंथ के बेसिस पे हम लोग ये स्केल जो है रीडिंग्स नोट कर पाते हैं। यही होता है जनरली बच्चों, है ना, यही हम लोग चीज देखते हैं हमारे थर्मोमीटर में। तो अब याद रखिए मरकरी जो है, मरकरी हम लोग यूज करते हैं बच्चों इसमें, ठीक है ना। तो मरकरी किस रेंज तक जो है वो टेंपरेचर को मेजर कर सकता है, क्योंकि मरकरी बहुत सुटेबल हम मानते हैं थर्मोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इट इज द मोस्ट सुटेबल लिक्विड एंड इज यूज्ड फ्रॉम -38 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेंपरेचर है वहां से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक हमारा रेंज ये रहता है। मरकरी इज मोर सुटेबल लिक्विड फॉर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -38 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू बच्चों ये वेरी कर सकती है, ठीक है, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, ये वेरी कर सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि बस एग्जैक्टली यही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? तो बाकी आपको पता है इस बल्ब से जो एक्सपेंशन होता है उसी के बेसिस पे हम लोग इस थर्मोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर हैं, ऐसे ही हमारे लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर होते हैं जिसमें लिक्विड फील्ड करते हैं और ट्यूब होती है। मैं आपको इन जनरल बताता हूं, एक फील्ड थर्मोमीटर करके कैटेगरी भी आती है बच्चों, फील्ड थर्मोमीटर। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कभी इस तरह का कुछ हल्की सी भी बात हो तो आपको पता हो कि ऐसा भी कुछ होते हैं, ये ना हो कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फील्ड थर्मोमीटर में बिल्कुल बर्डन ट्यूब टाइप होती है बच्चों, ऐसे करके बर्डन ट्यूब होती है, तो इसमें लिक्विड फील्ड रहता है और ये ट्यूब जो है वो इस तरह से आगे ऐसे शो होती है। तो जैसे जैसे ये लिक्विड फील होता रहेगा ट्यूब जो है वो यहाँ से सीधी होती रहती है ना, इधर को मोशन जो है वो सीधा होता रहेगा, तो जिससे हम लोग क्या है ये स्ट्रेट होती रहेगी, ट्यूब जो स्ट्रेट होती रहेगी, जिससे जैसे प्रेशर में बर्डन ट्यूब होती है ना वैसे ही। मैं चेक करूंगा बिल्कुल, नोटिफिकेशन का क्या कोई इशू तो नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, ठीक है। हमें ये किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या चीज बचे? हाँ कैपिलरी राइज वाला बिल्कुल होता है बच्चों, कैपिलरी राइज वाला कंसेप्ट भी होता है, लेकिन वही है कि ट्यूब बहुत बहुत थिन होती है ये, ठीक है, इसलिए वो कैपिलरी राइज ऑप्शन तो हमेशा रहेगा। जहाँ पे भी थिन चीज में लिक्विड राइज करेगा या कुछ करेगा तो अब आप कह सकते हो कि सर ये तो मरकरी, ये तो फॉल करना चाहिए, तो भी बोल बहुत थिन होती है। तो थिन में ये नहीं है कि यहाँ तक भरा हुआ तो इससे भी नीचे चले जाए, थिन में है तो थिन में वो इतना भी जो है वो उसमें जब यहाँ से एक्सपैंड होगा तो वो ऊपर राइज ही दिखेगा, ठीक है, चाहे वो ऊपर ऐसे भली हो इस फॉर्म में हो, लेकिन आपको जो है वो टेंपरेचर रीडिंग नोट करने के लिए चाहिए बस यहाँ पे, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो कंसेप्ट भी रहता ही है। दूसरी बात ये है बच्चों, जो मैं इस तरह के फील्ड थर्मोमीटर बता रहा हूँ, ऐसे कई सारी रेंज आती है थर्मोमीटर की जिसमें प्रेशर टाइप के ही हम लोग बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं, बट ज्यादा कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही लिक्विड फील्ड होती है जैसे बताया मैंने, ऐसे गैस फील्ड भी होती है, ठीक है ना। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लें। मरकरी की प्रॉपर्टी बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। मरकरी की प्रॉपर्टी जो आपने पढ़नी है, चाहे उसकी सरफेस टेंशन हो, विस्कोसिटी हो, वो सब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं आपको मरकरी के लिए, यहाँ पे छोड़ दो। नाउ अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगला है हमारे पास दैट इज कॉल्ड थर्मोकपल। थर्मोकपल के भी बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए बच्चों। जैसे थर्मोकपल हमारा जो है वो एक टेंपरेचर मेजरिंग डिवाइस ही है, विच वर्क ऑन टेंपरेचर मेजरमेंट। तो याद रखिएगा थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पहला क्वेश्चन तो यही होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मोकपल आपका। तो पहला आंसर तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, दैट इज वर्क्स ऑन द सी बैक इफेक्ट। बल्ब के साइज का चेंज होने पर थर्मोमीटर डिफरेंट रीडिंग देगा या नहीं? देखिए बच्चे, बल्ब के साइज चेंज होने पर सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है वो ये पड़ता है टेंपरेचर सेंसेस का, ठीक है। टेंपरेचर सेंसेस मतलब रीडिंग मोर एक्यूरेसी की तरफ जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए जितना एक्सपोज आप करेंगे उतना ज्यादा आपको जो इफेक्ट जो है, मतलब वाली बातें हमने याद आपको कहा था कि गैस में आपको इफेक्ट देखना है तो एक सर्टेन वॉल्यूम जो है आप लेंगे उसका नेचर जानने के लिए। तो अगर आप बल्ब के साइज को चेंज करते हैं तो वही जो कॉन्टैक्ट में आने वाला फ्लूइड है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा उसकी क्वांटिटी, तो ऐसे में जो रीडिंग है वो थोड़ी सी और एक्यूरेसी की तरफ जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्टिमम साइज हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना ज्यादा ना कम, ठीक है, और वही स्टैंडर्ड साइज रखा जाता है। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कि उसके अंदर जो मटेरियल है भरा हुआ जैसे मरकरी, वो एक डेंजरस मटेरियल, हैजार्डस मटेरियल है, तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो या वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहे या उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें फैक्टर जो है वो ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर ही रखा जाता है, ठीक है। थर्मोकपल को याद रखिएगा, थर्मोकपल एक हायर रेंज टेंपरेचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई रेंज टेंपरेचर। अब कभी कभी आपसे पूछ सकता है वो हाई रेंज टेंपरेचर क्या हुआ, तो याद रखिएगा हाई रेंज टेंपरेचर अबव 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 650 डिग्री सेल्सियस, तो वो हाई रेंज टेंपरेचर होगा। राकेश जी मैंने बताया ना मरकरी के बारे में, जो डेंसिटी तो मरकरी यार पता नहीं क्या तुम डेंसिटी मरकरी की, तो यूज करो फ्लूइड मैकेनिक्स कब से 13600 केजी पर मीटर क्यूब है ना, तो उसमें इतना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कंसेप्ट तुम्हारे बन रहे हैं, तुम अब कंसेप्ट के हिसाब से बच्चे आंसर कर रहे हैं कि भैया कंसेप्ट कंटिन्यूम लगाओ, बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है कि तुम लोग अब कंसेप्ट लगाने भी सीख रहे हो फॉर हायर रेंज ऑफ टेंपरेचर्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो हमने जितने भी फील्ड थर्मोमीटर बोले, गैस फील्ड या लिक्विड फील्ड, वो हायर रेंज के लिए सूटेबल नहीं होते। हायर रेंज के लिए टेंपरेचर सूटेबल या तो यही होते हैं थर्मोकपल्स और यूज फॉर मेजरिंग हायर रेंज टेंपरेचर पॉसिबिलिटी, थर्मोकपल बोलो या तो फिर पायरोमीटर्स, थर्मोकपल्स एंड पायरोमीटर्स, ठीक है। ये जो है हमारे हायर रेंज टेंपरेचर के लिए हैं, ठीक है। बिलो 650 के लिए हमारा जो है वो वही जो हमने लिक्विड फील्ड और गैस फील्ड बोले वो है, क्लियर है। सी बैक इफेक्ट मीन्स 130, मतलब सी बैक इफेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, घबराए ना। देखिए
यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है बच्चों। ये हमारा ईएमएफ मेजर करने का होता है, वोल्टेज मेजर करने का। कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है ना। आप वोल्ट मीटर लगाएं या फिर टेम्परेचर रिकॉर्डर बोल दो, मिली वोल्ट मीटर और टेम्परेचर रिकॉर्डर बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि वही वोल्टेज देख के ही हमने टेम्परेचर का अंदाजा लगाना है। तो मान लीजिए कुछ आपका ये है 9। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे 2 मेटेलिक वायर्स हैं, ठीक है। ध्यान से अरेंजमेंट याद, फिगर याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हायर रेंज टेम्परेचर कितना से कितना टेम्परेचर होगा। हायर रेंज तो इससे ऊपर हो गया ना, अब इससे ऊपर उतना तक ही तो यूज कर पाओगे जहां तक इनके खुद के मेल्टिंग पॉइंट ना हो जाए, है ना। उससे नीचे नीचे बस जो भी आप मटेरियल जिसका टेम्परेचर मेजर करोगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे मेजर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर रॉड यूज करते हैं, कॉपर वायर्स, जिसको हम कॉपर लीड्स बोलते हैं, कॉपर लीड्स। यहाँ पे हम एक जंक्शन लगाते हैं विच इज कॉल्ड रेफरेंस जंक्शन, इसको हम रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सिंपल अरेंजमेंट है, देयर इज अ वोल्ट मीटर, देयर इज अ कॉपर लीड, इज अ रेफरेंस जंक्शन। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमने मेटल मेजर करने हैं उन मेटल्स को लेंगे और उनका एक जंक्शन बनाएंगे बच्चों। ये मान लीजिए दिस इज मेटल नंबर 1 एंड दिस इज मेटल नंबर 2। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जब हम दो डिसिमिलर मेटल्स को डिफरेंस इन टेम्परेचर आते हैं, इसको हमने देखिए ये रेफरेंस जंक्शन है, इसको हमने बाहर रखा और हमने मेजरिंग जंक्शन जो है वो किसी बॉडी के अंदर रख दिया, मतलब इसको हम कह सकते हैं हॉट बॉडी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हॉट बॉडी है, ये हमारा रेफरेंस जंक्शन है और दिस इज कॉल्ड मेजरिंग जंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मेजरिंग जंक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज सी बैक इफेक्ट, सी बैक इफेक्ट क्या है, तो बड़ा सिंपल आंसर होता है बच्चों कि जब कोई दो डिसिमिलर मेटल, सिमिलर नहीं, दो डिसिमिलर मेटल को आपस में डिफरेंट टेम्परेचर जोन में रखा जाता है तो उनके बीच में जो है वो ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है ना। तो थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स और अलॉयज व्हिच डेवलप ईएमएफ व्हेन द रेफरेंस एंड मेजरिंग जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बोलिएगा व्हेन टू डिसिमिलर metals and alloys are kept at two different temperature, the EMF will develop क्या होगा, EMF डेवलप होगा बच्चों। और उसी EMF को क्या सर टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस EMF यूज मेजर, हाँ सिंपल बात। तो उसी EMF को जो है हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना, थ्रू हमारा वोल्ट मीटर कि कितना जनरेट हुआ है, ठीक है ना। और याद रखिए हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या रखा है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, दैट इज अ रेफरेंस जंक्शन एंड अ मेजरिंग जंक्शन, मेजरिंग जंक्शन। तो जब इन दोनों को हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर जोन में रखा, ये हॉट बॉडी रखा, ये कोल्ड बॉडी रखा, तो इन दो मेटल के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हुआ। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ईएमएफ को देखते हैं कि यहाँ पे जो हम हीट करते जा रहे हैं उसके हिसाब से ईएमएफ में कितना चेंजेस आ रहा है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ईएमएफ के चेंजेस नोट करते रहते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ इज दी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ईएमएफ इज दी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकते हो। ये भी याद रखिए, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ये भी नहीं जहां आपने डेफिनेशन लिखी थी ना कल, शायद मैं एक वर्ड भूल गया, दिन में भूल गया, क्या लोग लिखते नहीं, लिखना चाहिए कि दिन में हमने डेफिनेशन लिखी थी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसमें ऐड जरूर कर दीजिए। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंजेस शो करती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, हमने लिखा था। तो ये भी लिखा, बट जो मेजरेबल भी होनी चाहिए, है ना। जिसको भाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पा रहे इसलिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जरूरत पड़ रही है। तो मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ये मेजरेबल होती है, इसको हम वोल्ट मीटर से आराम से मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आराम से एक टेबल ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है ना, टेम्परेचर और वोल्ट मीटर के बीच में कितने टेम्परेचर पे इतना वोल्ट मीटर, इतने टेम्परेचर पे इतना वोल्ट मीटर, अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जैसे कहीं हमने आयरन और कांस्टेंटन कर लिया, प्लैटिनम और रोडियम कर लिया, ये मेटल ऐसे जो यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं ईएमएफ मींस, अब बच्चे ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल आपको पढ़नी होगी। ईएमएफ होता है इंड्यूस ईएमएफ, मतलब दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि जब दो मेटल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उनके बीच में एक वोल्टेज जनरेट होती है, उस वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उससे ज्यादा जो है वो फिजिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये है बच्चों हमारा थर्मोकपल इस तरह से जो है हमारा काम करता है, ठीक है ना। ये आपको मेनली जो है वो पता होना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी इससे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, जो बेसिक जरूरत है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। जैसे एक दो पॉइंट मैं आपको थर्मिस्टर्स के बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सब पॉइंट अभी क्वेश्चन बच्चों सी बैक इफेक्ट के अलावा और क्वेश्चन आपके पेपर में आया नहीं है, लेकिन मुझे यकीन पूरा है कि इससे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे और मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, इस पे टेंशन ना लें। एमसीक्यू का बिल्कुल टेंशन ना लें, चैप्टर थोड़ा होने तो दें। अभी कितने एमसीक्यू निकल जाएंगे, 10-12 एमसीक्यू निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर पूरा होने दें, कम से कम फर्स्ट लॉ तक होने दें, उसके बाद देखें आप एमसीक्यू। फिर आपको कम से कम 50 एमसीक्यू करने को मिल जाएंगे, तो फर्स्ट लॉ तक होने दें, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा साथ साथ। और टेस्ट भी लूंगा, टेंशन ना लें आप, आपको पूरा निचोड़ा जाएगा बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मतलब आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की या उसके समकक्ष कोई भी एग्जाम की, तो या तो आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे या आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब आप देखने में नहीं जाएंगे लेक्चर। यही दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपसे किसी भी तरह से बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाए, है ना। यही फोकस। अभी तो मैं देखूंगा, अभी तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, मैं ये भी देखूंगा धीरे धीरे कि कौन बच्चे पूरे पूरे सेशंस देख रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो छोड़ छाड़ के आधे अधूरे देख रहे हैं। इसमें ये तक भी आता है बच्चों रिपोर्ट कि आप कितना टाइम देख रहे हो सेशन को, ठीक है ना, आप कितने आवर देखो, कितने मिनट देखो, कितने सेकंड देखो, ये सब रिपोर्ट आप लोग का मिलता है। तो टेंशन ना लें, आप पूरे ग्रिप में है, ठीक है। ऐसे बच्चों को आपको थर्मिस्टर्स के बारे में कुछ बोला जाता है, जहां पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बच्चों बल्ब की फॉर्म में हो सकता है ना, हीटिंग कॉइल की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी वो उस तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट का अवरोधक है, बिल्कुल 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 आयुष। तो इसमें याद रखिए, इसमें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है जो करंट का अवरोधक है, करंट को रोकने वाला है। जो करंट को रोकने वाला होता है तो वहां पे क्या होता है, जब भी करंट फ्लो, जैसे आपके घर में आयरन प्रेस है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो करंट का फ्लो रुकता है तो हीटिंग शुरू होती है। तो कहीं भी करंट का फ्लो रुकेगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, एनर्जी डेवलप होगी। तो वही यहाँ पे भी फंडा रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो बहुत हाई टेंपरेचर के लिए यूज नहीं होता है बच्चों। तो याद रखिएगा, इट इज यूज फॉर नॉर्मल टेंपरेचर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट बिलो। वही समझ लीजिए जहां जो लो टेंपरेचर होता है, जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना, ज्यादा चाहिए होती है, वहां पे जो है इसकी जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, यूज्ड टू मेजर प्रिसीजन और मोर एक्यूरेट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाली जो टेम्परेचर रेंज है उसके लिए हम लोग थर्मिस्टर जो है वो यूज करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे कि किस टेम्परेचर, अभी तक हमने जब भी जरूरत लो या थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा तो टेम्परेचर कभी डिस्कस नहीं किया कौन किस टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है बुकों के हिसाब से मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा।
ठीक है ना। बिल्कुल बनेगा इस पे क्वेश्चन कि टेंपरेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस या 650 जो मैंने बताया, या 650 से नीचे, उन सब के लिए यूज इस तरह के होते हैं। ठीक है, समझ आए बात। इसका जो एडवांटेज बच्चों वही है, एक तो लो रेंज बिलो टेंपरेचर है आपका। दूसरा एडवांटेज यह है कि यहाँ पे किसी तरह का अनस्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है बच्चों इसका। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आप थर्मिस्टर से टेंपरेचर नोट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, वो ये है, एक तो इस प्रोसेस में थर्मिस्टर टाइम लगता है, तो मींस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है इसमें जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, ये प्रोसेस जो है वो टाइम ज्यादा लेती है। दूसरी, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है बच्चों, कॉस्ट मोर, इसलिए ये तरीका ही अकेला मोस्ट सुटेबल नहीं है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुष, बड़ा होगा आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने याद होगा आपको, रियोस्टैट का यूज करते थे, प्रैक्टिकल्स हमने किया होगा अपने फिजिक्स में, है ना। तो ये है बच्चों थर्मिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब देखिए, अब आगे कुछ क्वेश्चन और थर्मोमीटर पे बेस्ड होंगे, वो मैं आपको एमसीक्यू में करवाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनकी आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि टेंपरेचर जो है वो एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आए, बहुत ज्यादा, मतलब एसएससी में तो बहुत आ चुके हैं, अलग अलग पेपरों में भी बहुत बार आए हैं, जहां पे आपको ये पूछा जाता है कि कोई नया स्केल है वो इस टेंपरेचर पे है, तो बताएं आपको अगर टेंपरेचर इतना होगा तो नए स्केल में टेंपरेचर कितना होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, लिख देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कि द रेजिस्टेंस इन अ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 100 ओम। लिख देते हैं, द रेजिस्टेंस इन अ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 100 ओम, ध्यान से देखिएगा, 100 ओम एट रूम टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, एट रूम टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट रूम टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड बच्चों, ठीक है, ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। एक बार छोटा छोटा स्क्रीन कर लेते हैं। व्हेन ऑपरेटिंग एट फुल लोड अंडर स्टेडी कंडीशंस, ठीक है, द मोटर इज स्विच्ड ऑफ एंड द रेजिस्टेंस, द मोटर, सेकंड कंडीशन क्या है, द मोटर, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा बच्चों, बिल्कुल मत घबराना। द मोटर इज स्विच्ड ऑफ, मोटर को स्विच ऑफ किया, देन वैल्यू क्या है, मोटर इज स्विच ऑफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी। ये तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसा भी है। सब्जेक्टिव इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाते हैं। फिर 120 ओम, द वाइंडिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर वायर एट टेंपरेचर T डिग्री सेल्सियस गिवन बाय, द वाइंडिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, अब ये रिलेशन भी दिया होगा यहाँ पे, एक सेकंड क्वेश्चन में, हाँ रिलेशन दिया बच्चों, RT इज इक्वल टू, ठीक है, अभी बिल्कुल ना घबराएं, बस 5 सेकंड का वेट करें, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। 1 प्लस 0.004T, ये है बच्चों क्वेश्चन आपके पास। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है, कुछ नहीं बच्चों, देखो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस इन अ वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 100 ओम। कोई वाइंडिंग है, वाइंडिंग समझते हैं ना, जो मोटर में लपेटी रहती है वायर, उसको वाइंडिंग बोलते हैं। तो वो वाइंडिंग क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है कितना, जब एट रूम टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब टेंपरेचर आपका जब 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है वाइंडिंग का, जब वो ऑपरेट कर रहा है फुल लोड पे। याद रखिए, फुल लोड पे जब ऑपरेट कर रहा है तो रेजिस्टेंस इतना है, टेंपरेचर इतना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि हमने मोटर को स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने पे वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ये तो फुल लोड की कंडीशन थी, फुल लोड की। अब जब स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑफ कर दिया नो लोड कंडीशन में, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो हो जाता है 120 ओम, 120 ओम। ठीक है ना, तो अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे टेंपरेचर क्या होगा, सिंपल था। तो ये मान लीजिए R1 केस है, ये R2 रेजिस्टेंस का केस है, आपको सिंपल पूछा जा रहा है कि 120 ओम अगर है तो बताइए वाइंडिंग का टेंपरेचर क्या होगा। तो अगर मैं इसको T1 बोल दूं तो बताइए T2 क्या होगा, सिंपल। ठीक है, अब याद रखिए बच्चों, यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि थर्मिस्टर पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, साफ दिख रहा है यहाँ पे कि थर्मिस्टर पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। और जब थर्मिस्टर पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या है कि जब आपको टेंपरेचर और रेजिस्टेंस का चेंज दिखा रखा है ना, कि भाई इतने रेजिस्टेंस पे, इतने टेंपरेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, तो आप पूछ रहे हैं इतने रेजिस्टेंस पे कितना टेंपरेचर होगा, ये पूछ रहा है। अब ऐसे सिस्टम को लगाने के लिए बच्चों की इक्वेशन चाहिए होती है, रिलेशन चाहिए होता है रेजिस्टेंस और टेंपरेचर के बीच में। तो वो रिलेशन या तो वो खुद देता है या हमें बनाना पड़ता है, लेकिन उसने खुद दिया है यहाँ पे कि भैया RT इक्वल टू R0 1 प्लस 0.0404T ऐसे करके रिलेशन, जिसमें T टेंपरेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ये इक्वेशन को पुट कर देते हैं। देखो एट फुल लोड के लिए इक्वेशन को पुट कर देते हैं। तो देखो RT इज इक्वल टू R0, यहाँ लिख देता हूं मैं, एट फुल लोड के लिए इक्वेशन को पुट करते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस 0.004T। तो मैं लगाता हूं RT इज इक्वल टू R0, रेजिस्टेंस कितना है टेंपरेचर पे 100, ठीक है, R0 ऐसे रहने दो, 1 प्लस 0.004 और टेंपरेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर कितना है 27, इसको केल्विन में पुट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए इस टेंपरेचर पे R0, यहाँ से आप R0 की वैल्यू निकालोगे, मतलब जीरो लोड पे रेजिस्टेंस कितना रहता है, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो इसे, ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसलिए कैलकुलेशन की टेंशन मत लीजिएगा, कैलकुलेटर से हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लो R0 को, तो ये लगभग R0 जो है, R0 हो जाता है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू, जो जीरो लोड पे रेजिस्टेंस रहता है, जब कोई लोड नहीं है तो इतना रेजिस्टेंस तो है ही है, तो वायर पे तो वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 90.25 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको R0 आ गया ना, अब आपको पता है R0 आ गया, अब आप किसी भी टेंपरेचर के लिए किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी रेजिस्टेंस के किसी भी टेंपरेचर को निकाल सकते हो। बस अब आप वापस लगा दो इस इक्वेशन को, RT इज इक्वल टू R0 की वैल्यू पुट करता हूं 90.25 1 प्लस 0.004T। बस अब क्या करो, अब आपको चाहिए T2, T की वैल्यू चाहिए 120 ओम के लिए, तो मैंने पुट कर दिया 120 इज इक्वल टू 90.25 1 प्लस 0.004T। बस यहाँ से अब आप T निकाल लो, यहाँ से अब आप T निकाल लो बच्चों, बताओ तो कितना आ रहा है T, कैलकुलेट कर लो साथ साथ, चाहे T निकाल लो कितना आ रहा है, T2 समझ लो ना, T2 निकाल लो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो तो दैट इज 82 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 82.7 डिग्री सेल्सियस, चेक कर लेते हैं, 82.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहते हो कि R0 में ना ही निकालूं, अगर आप चाहते हो कि R0 में निकालूं ही नहीं तो और जल्दी कर लो इस क्वेश्चन को, तो ये तो मैंने एक तरीका बता दिया। अब थोड़ा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये था बच्चों कि आपको ये कंडीशन पता थी, देखो शॉर्टकट क्या था कि आपको पहली कंडीशन पता थी, तो आपने कहा भैया इक्वेशन है मेरी RT इज इक्वल टू R0
1 प्लस 0.004 t है ना, ये था। अब मैंने पहले लगा दिया इसको 1 के लिए, मान लीजिए R1 इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 t1। दूसरा लगा दिया मैंने R2 के लिए, R2 इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 t2। अब आप इसे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे बच्चों, ठीक है, जिससे क्या होता है आर नॉट वैसे ही कट जाता है ना। रेजिस्टेंस आपको पता थे सब, पहला 100, दूसरा 120 इजिकल टू 1 प्लस 0.004 t1 कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, और 1 प्लस 0.004 t2 टेम्परेचर निकालना था बस। तब भी आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से t2 निकाल सकते थे, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम ही आता। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात? क्लियर है, बताइए, इतना समझ में आ गया तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब मैं इक्वेशन में कुछ भी चेंज करूंगा, रिलेशन पता है तो कर लोगे, इतने टेम्परेचर इतना ये टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां इक्वेशन दी ही नहीं है, रिलेशन दिया ही नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन दिया ही नहीं है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच या कोई और चीज के बीच में, तब क्या करेंगे, आओ उसको भी देखते हैं। आओ उस तरह क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन बच्चों, मैं एक्जेक्टली वही क्वेश्चन कर रहा हूं, है तो वो बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन वो इतने पेपरों में रिपीट हुआ है गेट से लेकर सब जगह, तो बच्चों का आंसर रटा रहता है उसका, बट इसलिए मैं वही कर रहा हूं, क्या पता फिर रिपीट हो जाए, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। चलिए, तो क्वेश्चन है इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री पी, इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल, कोई नया टेम्परेचर स्केल है बच्चों डिग्री पी नाम से, ठीक है, सबने सॉल्व किया होगा, मैंने पता नहीं कितनी बार कर रखा है। तो वो कह रहा है डिग्री पी नाम से कोई नया स्केल है, ये पेपर में बहुत आया आपके क्वेश्चन, ठीक है, इसको ढंग से कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए, इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो डिग्री पी नाम से आपको कोई नया टेम्परेचर स्केल है, उसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर, क्या क्या है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो है आपके 100 डिग्री पी एंड 300 डिग्री पी, 100 डिग्री पी एंड 300 डिग्री पी। तो मतलब नए टेम्परेचर स्केल में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री पी है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 300 डिग्री पी है। अब वो कह रहा है फाइंड द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री पी, कहता है फाइंड द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री पी, ठीक है, फाइंड द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री पी इन सेल्सियस स्केल, इन सेल्सियस स्केल। आपको सेल्सियस स्केल में आपको निकालना है बच्चों, सेल्सियस स्केल में आपको निकालना है कि 0 डिग्री पी की रीडिंग क्या होगी। अब क्वेश्चन को नॉर्मल उसमें भी समझ लो लैंग्वेज में आप, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल है बच्चों, कोई नया स्केल है डिग्री पी, पुराना स्केल है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब मैं स्टीम पॉइंट लेता हूं, स्टीम पॉइंट बोलो या बॉइलिंग पॉइंट बोलो, बात एक ही है। तो वो कह रहा है डिग्री पी में मैं 100 डिग्री पी लेता हूं, और डिग्री सेल्सियस में सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वो कह रहा है जब आप आइस पॉइंट लेते हैं तो डिग्री पी वाले स्केल में मैं जो है वो 300 डिग्री पी लेता हूं, मतलब 300 डिग्री पी से मैं आइस पॉइंट को बताता हूं, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से बताता हूं। तो अब वो आपको कह रहा है कि आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है कि कितना होगा अगर मैं डिग्री पी में 0 डिग्री पी लिख रहा हूं, ठीक है। एक न्यू टेम्परेचर कोई है, तो न्यू टेम्परेचर में अगर मैं लिख रहा हूं कहीं पर 0 डिग्री पी, तो इसका डिग्री सेल्सियस में क्या अर्थ होगा। तो अब बच्चों यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कोई नया स्केल है डिग्री सेल्सियस में। आपको क्या बोलता आप अपने नाम का भी स्केल बना सकते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ क्या है, समस्या ये है कि जो भी आप स्केल बनाएंगे अपने नाम का, उसका और जो स्टैंडर्ड स्केल है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन हो, उनमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन अगर नहीं पता तो रिलेशन आप निकाल लीजिए बच्चों। तो रिलेशन एक हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम अ लीनियर रिलेशन बिटवीन डिग्री पी एंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री पी और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन मान लेते हैं। तो एक स्केल है आपका डिग्री पी इजिकल टू ए, याद रखिएगा टेम्परेचर एट डिग्री पी इजिकल टू ए टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस बी, सिंपल। तो ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों कि नए स्केल का जो भी टेम्परेचर होगा उसका ए और बी कांस्टेंट है यहाँ पे, ए टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस बी, ऐसे करके आपको निकालने को जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। आयुष ने आंसर निकाल दिया, मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी अभी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके सामने इसी टाइप के सेम क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, आपने पहले कंडीशन लगाई हमेशा आइस पॉइंट वाली, पहले आइस पॉइंट वाली कंडीशन लगाओगे तो फायदा क्या होगा, आइस पॉइंट में डिग्री पी कितना है 300, ए इंटू डिग्री सेल्सियस कितना होता है आइस पॉइंट में 0 प्लस बी, तो यहाँ से बच्चों बी की वैल्यू सीधा सीधा 300 जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीम पॉइंट लगाओ, ठीक है ना, ये हमने आइस पॉइंट की कंडीशन लगाई थी, अब स्टीम पॉइंट की कंडीशन लगाऊंगा तो सेम टॉपिक स्टीम पॉइंट में डिग्री पी कितना है 100 इजिकल टू ए डिग्री सेल्सियस कितना होता है 100 प्लस बी, बी कितना होता है अभी हमने निकाला बी, दैट इज 300, ठीक है। तो यहाँ पे 300 बोले तो -200 और ए 100, तो ए इजिकल टू -2, तो ए और बी की वैल्यू आ गई बच्चों, पुट दीज वैल्यू इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में ये वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, टी डिग्री पी इजिकल टू ए -2 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 300, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा था 0 डिग्री पी में कितना डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री पी मतलब डिग्री पी को 0 रखा -2 इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 300, तो यहाँ पे आपको साफ दिखेगा ये 300 हो जाएगा, टी डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 150 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों साफ है आंसर हमारा कि जब ये नए स्केल में आपको 0 डिग्री पी शो करेगा तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में वो 150 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट इज आंसर। तो ऐसे मैंने एग्जांपल वही क्वेश्चन कराया क्योंकि रिपीट बहुत हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर है, समझ आ गई बात बच्चों, बताइए कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ऐसे ही थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपके होमवर्क में काम आएगा प्रैक्टिस करने के। मान लीजिए कहता है 2 सेल्सियस थर्मोमीटर है, कोई 2 सेल्सियस थर्मोमीटर है, 2 सेल्सियस थर्मोमीटर
ए एंड बी, दो सेल्सियस थर्मोमीटर बच्चों ए और बी, विद टेंपरेचर रीडिंग टी एंड टीबी एग्री एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। उनकी टेंपरेचर रीडिंग है टी ए और टीबी जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे सेम है। तो मतलब वो कह रहा है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आइस पॉइंट पे टी ए भी यही है और टी बी भी यही है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और स्टीम पॉइंट पे टी ए भी यही है और टी बी भी इतना ही है, दैट इज कितना है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो स्टीम और आइस पॉइंट उसने का सेम रीडिंग है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो ये है, टी ए इक्वल टू, मतलब जैसे इक्वेशन और रिलेशन में बताया था, पी प्लस क्यू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर मैं मेथड समझा दे रहा हूं, टीबी प्लस, सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कुछ खास नहीं करना होगा, टीबी का स्क्वायर, ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास। तो उसने टी और टीबी के बीच में ये रिलेशनशिप दे दिया कि भैया ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है टी और टीबी के बीच में। तो अब वो आपको पूछा है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि मान लीजिए टी ए आपका 51 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो ऐसे केस में टीबी जो है आपका वो 50 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, टी ए जब 51 है तो टीबी 50 है। तो अब वो कह रहा है कि अगली कंडीशन में मान लीजिए टीबी मेरा शो करता है, इसको टीबी डैश बोल देता हूं मैं, टीबी मेरा शो करता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए टी ए डैश कितना शो करेगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा, रिलेशनशिप आपके सामने। तो अब जैसे वहां आपको पता था बच्चों कि डिग्री पी और डिग्री सेल्सियस भी सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन हमें पहले क्या निकालने पड़ते, कांस्टेंट की वैल्यू ए और बी की, है ना, उसके बाद हमने पुट किया, हमारा काम हो गया। सेम यहां पे भी यही बच्चों, यहां पे भी आपको सबसे पहले कांस्टेंट पी, कांस्टेंट क्यू और कांस्टेंट आर, आपको ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये तीनों फाइंड आउट जब होंगे, ओनली ऑन दैट केस आप जो है कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या तीनों कैसे फाइंड आउट होंगे, देखो एक तरीका है, तीनों कैसे फाइंड आउट होंगे, आपके पास तीन कंडीशन है बच्चों, एक ये लगाने वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, तीन अननोन तीन कंडीशन, हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, तीन अननोन तीन कंडीशन। तो देखो मैं पहले लगाता हूं आइस पॉइंट की कंडीशन मानो, ठीक है, मैं कहता हूं एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कंडीशन लगाता हूं तो देखो टी ए कितना होता है 0 इक्वल टू पी प्लस क्यू, टीबी कितना होता है 0 प्लस आर इंटू टीबी कितना होता है 0, ठीक है ना, सब कुछ 0 हो गया, तो पी इक्वल टू क्या आ गया 0, तो देखो एक अननोन आ गया, पी इक्वल टू 0, समझ आ गया, ऐसे तो करना है, बस ऐसे तो करना है बच्चों, एक अननोन आ गया, ठीक है ना, कि यहाँ पे पी इक्वल टू 0। अब लगाओ स्टीम पॉइंट की कंडीशन, अब मैं बोलता हूँ एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट में लगाओ ये कंडीशन, तो ये टी ए कितना है 100 इक्वल टू पी कितना है 0, पी तो निकाल दिया, प्लस क्यू कितना है इंटू 100 यहाँ पे, प्लस आर इंटू ये कितना है 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू और आर बचा, एक 0 हो गया, एक अननोन बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ, 100 और 100 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू क्यू प्लस 100 आर, ऐसी इक्वेशन बनी बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक लगा दो आप ये कंडीशन, ठीक है, एक लगा दो आप ये कंडीशन, इस कंडीशन को लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ बनेगा 51 इक्वल टू 51, पी 0 है प्लस क्यू और टीबी कितना है 50, 50 क्यू प्लस 50 का स्क्वायर आर, 50 का स्क्वायर आर। अब दूसरी इक्वेशन बच्चों ये है, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पुट करना है, आंसर निकालना है। क्या करो, देखो क्यू को 1 माइनस 100 आर लिख सकते हो, क्यू को 1 माइनस 100 आर लिख सकते हो, पुट कर दो यहाँ पे, तो 51 इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस 100 आर प्लस 50 का स्क्वायर आर, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 51 इक्वल टू 50 माइनस 5000 आर, ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर आर। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, और कुछ नहीं, दैट इज 5000 आर। अब यहाँ से आर निकालना है बस किसी भी तरह से, इसको सॉल्व करो, यहाँ से आर फाइंड आउट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ से क्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ से आर निकालो बच्चों, इसको यहाँ पुट करोगे, यहाँ से क्यू निकल जाएगा, पी आपने निकाल लिया। बस जहाँ पी क्यू और आर आ जाएंगे, फिर क्या करना है, टीबी की जगह पे 25 रखना है, 25 25 का स्क्वायर और टी निकालना है, खत्म। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बस वही है कि कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। कर लोगे बताओ, कर लोगे कि नहीं, मैं सीधा आंसर बताता हूं, फिर कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर सॉल्व करें। कैलकुलेशन बच्चों तो कुछ नहीं है। हाँ डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है बच्चों, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मुला आयुष ना भी आपको बताने की जरूरत है ना मुझे, ये सब एमसीक्यू के लिए रखेंगे ना। अगर अभी डायरेक्ट फॉर्मुला हर चीज का बताएंगे तो बच्चा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना सीखेगा, ठीक है ना। फॉर्मुले कई हो गए बच्चों डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा भी मैं डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, नहीं तो एक लाइन में भी सॉल्व होंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझो बच्चों, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, मेहनत करो, फिर डायरेक्ट फॉर्मुले भी आएंगे, ठीक है ना। ये सब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के दौरान बताई जाएंगी चीजें कि कौन से को आप डायरेक्ट कितना जल्दी कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर वे में करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ बच्चों, पीक्यू आर निकालना, बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पी की कितनी वैल्यू आ रही है, ये क्यू की वैल्यू आ रही है, पी 0 आपने निकाला, क्यू वैल्यू आ रही है 1.04, ठीक है, और आर की वैल्यू आ रही है आपकी, सॉल्व कर लीजिएगा, आर की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10 4, आर की वैल्यू आ रही है -4 इंटू 10 4, ठीक है, ये आ रही है। ये तीनों वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे अपना। फाइनल आंसर कितना आ रहा है वो बताता हूँ। फाइनल आंसर आ रहा है टी है 25.75 डिग्री सेल्सियस, टी ए पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके निकालोगे 25.75, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। क्लियर, बताइए समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से करने होते हैं, ठीक है। वेट, बताइए हो जाएगा, इस तरह के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आप लोगों की। चलो एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से, इसको आप ही आंसर निकालिएगा इसका, तो मैं समझूंगा कि आप जो है अब करने में सक्षम है बिना किसी समस्या के। सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.8, ठीक है, ईएसके पे बना रखा है, लेकिन कर लो क्या आप। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.8 ओम, 2.8 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है 2.8 ओम, एंड 3.8 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों कंडीशन दे दी। कैलकुलेट द टेंपरेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इंडिकेटेड इज 5.8 ओम, कहता है कैलकुलेट टेंपरेचर व्हेन रेजिस्टेंस रीडिंग इज 3.8 ओम, 3.8 की कितना 5.8 ओम, 5.8 ओम। तो बहुत सिंपल बच्चों, देखो क्या ही बोला उसने, उसने कहा कि जब टेंपरेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो आपका 2.8 ओम है। जब टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस आपका 3.8 ओम है। तो कह रहा है अगर रेजिस्टेंस आपका 5.8 ओम है तो बताइए टेंपरेचर क्या शो करेगा। सिंपल, वही दो कंडीशन निकालना है। लेकिन अब देखो जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बताओ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, वही सेम इक्वेशन जो बच्चों हम लोग ले सिंपल सीखी है। तो अभी थोड़े पहले इक्वेशन दी थी ना, याद रखिए जब कोई इक्वेशन दी हो रेजिस्टेंस वाले में तो रेजिस्टेंस की बेसिक इक्वेशन लगाइए बच्चों, व्हिच इज कॉल्ड r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा टी। देखो ये इक्वेशन पहले क्वेश्चन में भी थी, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू थी 0.004 है ना, और r नॉट ये सेम क्वेश्चन। तो जब भी याद रखेगा, जब भी अगर आपको रेजिस्टेंस और टेंपरेचर का रिलेशन खुद से अज्यूम करना हो तो ये अज्यूम करेगा r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। बस अब लगा लीजिए क्या है, अब लगा लीजिए आपको क्या ही करना है, पुट करिए आंसर निकालिए।
हो जाएगा बताओ? हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, बस तो ये करना है बच्चों, वही रेशियो लेके, जैसे मैंने सिखाया था रेशियो लेके कर सकते हैं आप आराम से। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो पहले, क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी नहीं दिया है ना, तो रेशियो लेने में आर नॉट कट जाएगा, अल्फा नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालें बच्चों। सबसे पहले जो है अल्फा की वैल्यू निकालें। कैसे निकालें? किसी भी वैल्यू को पुट करके। जैसे सबसे पहले देखिए टेम्परेचर, ये आइस पॉइंट वाली कंडीशन लगाएं, तो रेजिस्टेंस कितना है 2.8 ओम है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर 0, तो अपने आप ही आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2.8 ओम। अब देखो आर नॉट की वैल्यू 2.8 ओम आ गई, अब ये वाला रिलेशनशिप लगा दो, आर इज इक्वल टू कितना 3.8 ओम, 3.8 इज इक्वल टू आर नॉट 2.8 इंटू 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कितना 100। बस अब आप यहाँ पे 100 अल्फा लिख लें और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लें। बस ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कुछ, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके और आर नॉट की पुट करके आर निकाल लें, मतलब टी निकाल लें। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लें। अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.357 इंटू 10 की पावर, बता देता हूँ 10 की पावर -2, ये आ रही है अल्फा की वैल्यू। नाउ अब यहाँ पुट कर दें, रेजिस्टेंस आपका 5.8 ओम, इसको पुट कर दें, 5.8 इज इक्वल टू आर नॉट 2.8 1 प्लस 0.357 इंटू 10 की पावर -2 इंटू टेम्परेचर कितना निकालना है। बस अब यहाँ से सॉल्व करके टेम्परेचर, तो इक्वेशन में कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या कहा, आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले तो कैलकुलेशन की टेंशन ना लें, अभी आप कैलकुलेटर से करते रहें। ठीक है, तो बस यहाँ पे टेम्परेचर निकाल लीजिएगा कितना है, तो ये लगभग आ जाना चाहिए सॉल्व करके 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर जो है आपका आ जाना चाहिए, मतलब व्हेन वी राइट है दैट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे? हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों का कोई समस्या नहीं है, तो आप ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा सॉल्व करके दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसलिए करा दे रहा हूं बच्चों की सेशन अधूरा ना रहे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, बहुत छोटा सा, एक सिंगल लाइन का, एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल एग्री। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, बताओ इसका आंसर मुझे बताइएगा आप। सबसे सिंपल, अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क क्या अभी बता दो। मैं पूछ रहा हूं बच्चों, वो टेम्परेचर बताइए जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग शो करते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो सेम रीडिंग शो करते हैं, बताओ क्या होगा? बहुत आसान, बताओ। वो टेम्परेचर बताइए जिसमें डिग्री सेल्सियस में, वो टेम्परेचर बताइए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम। बिल्कुल कुमार जी क्वेश्चन नहीं बना तो देखो अभी आपने देख लिया ना कैसे कैसे हुआ, समझ गए अगर आप, अब दोबारा से इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करिएगा तब तो बनेगा ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टाइम में बन जाना चाहिए, लेकिन बन जाना चाहिए। वेरी गुड पवन। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चों जिनको आपको याद रखना होगा बिना सॉल्व करे, ये नहीं कि वहां बैठ के सॉल्व करें। बिल्कुल सही सबने सही बता दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, लेकिन अगर किसी को अभी भी ऐसा है कोई जिसको ये समझ में नहीं आया यार ये कैसे होगा, तो बच्चों मैंने सुबह रिलेशनशिप लिखवाया था, टी लिखवाया था टी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32 लिखवाया था। तो बस यही तो लगाना था और कुछ नहीं, पर अब से याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर में जहां पे दोनों सेम हो, तो मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर मिला के मान लीजिए टी है, सेम टेम्परेचर, तो इसको मैं टी बोल देता हूं, 1.8 टी प्लस 32। चाहिए दिक्कत इधर जाएगा, क्या बन जाएगा 0.8 टी, या इधर ले लो, इसे ले लो या उसे ले लो, आएगा माइनस ही है ना, माइनस का 0.8 टी इज इक्वल टू 32। क्या ही करना है? ठीक है, क्या ही करना है, हटाओ लगाओ, माइनस का 320 अपॉन 8, 8 4 32, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, जहां पे डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो सबको पता है बच्चों, सबको याद है ऐसे क्वेश्चन। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किस तरह कन्वर्जन क्वेश्चन जब भी आते हैं, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, सबको याद है डायरेक्ट आंसर, बट वैसे कह रहा हूं कैलकुलेटिव भी आएंगे तो आपको रिलेशनशिप का पता है तो फटाफट डायरेक्ट आप लगा के आंसर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, क्लियर है? समझ गए बच्चों? वेरी गुड। तो एवरीवन वेरी गुड लक। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज वेरी मतलब अब एक्चुअल में आप रियल में थर्मोडायनामिक्स के बेसिक पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब कंसेप्ट पे आप जो है वो फोकस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद जैसे फर्स्ट लॉ शुरू खत्म होता है देन क्वेश्चंस की झड़ी लग जाएगी, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे और साथ साथ करने होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।